नमस्कार, मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिज घाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज बच्चों मैं आपके सामने कक्षा 9 में विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला पाठ संख्या 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, को लेकर प्रस्तुत हुई। तो आइए बच्चों इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि आखिर पदार्थ होते क्या हैं। जैसा कि आपने पिछले पाठ में पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में जाना है, तो पहले हम उसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर पदार्थ होते क्या हैं। पदार्थ वह चीज होती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है एवं वह कुछ स्थान को घेरती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पदार्थ बोलते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब बच्चों हम इस पाठ में इस बारे में जानेंगे कि किन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे और किन पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि हम मार्केट से दूध लेके आते हैं, ठीक है, तो हम क्या, उसके ऊपर लिखा होता है शुद्ध दूध, यानी प्योर दूध। हमारे हिसाब से एक आम आदमी की भाषा में शुद्ध चीज क्या है? जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, हम लोग उसको शुद्ध मान लेते हैं। परंतु वैज्ञानिकों के हिसाब से शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों की परिभाषा अलग होती है। उनके हिसाब से, यानी वैज्ञानिकों के हिसाब से बच्चों, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जैसे मैंने आपको दूध का उदाहरण दिया, वैज्ञानिकों के हिसाब से क्या हुआ? दूध क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि दूध में क्या किस किस से मिलके बना हुआ है बच्चों? उसमें वसा भी होती है, उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें जल भी पाया जाता है। तो क्या हुआ? ये कई पदार्थों के अणुओं से मिलके बना हुआ है, तो ये कैसा पदार्थ हो गया? अशुद्ध पदार्थ। क्यों अशुद्ध पदार्थ क्यों हुआ? क्योंकि उसमें कई पदार्थों के अणु उसमें उपस्थित हैं। तो क्या हम कहेंगे कि वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, और अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कई पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब बच्चों हम इस पाठ में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ है और कैसे अशुद्ध पदार्थ है। तो आइए बच्चों इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने एक चार्ट के माध्यम से ये समझाया है इसमें कि हमें इस पाठ के अंतर्गत किसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, पदार्थ 2 प्रकार के हो गए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध, और हम अशुद्ध पदार्थ को बच्चों मिश्रण भी बोलते हैं। शुद्ध पदार्थों को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक, और मिश्रण को भी आगे 2 उसमें बांटा जाता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो आज जो हमारी इस पाठ में चर्चा होगी वह इन सब के इर्द गिर्द ही होगी। तो आइए आगे लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बच्चों कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जैसा कि इस परिभाषा में लिखा हुआ है, जिन पदार्थों के अणु एक प्रकार के होते हैं ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी जो कि जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं वे कैसे पदार्थ हो गए? शुद्ध पदार्थ हो गए। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है लोहा, जल, तांबा आदि। लोहे का उदाहरण कैसे? लोहा है तो उसमें सिर्फ किसके अणु हैं? लोहे के ही अणु उसमें उपस्थित है, तो वो कैसा पदार्थ हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। ऐसे ही तांबा हो गया, क्या उसमें सिर्फ किसके अणु हैं? तांबे के ही अणु हैं, यानी केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके वे बना हुआ है, तो इसलिए वे कैसा पदार्थ हो गया? शुद्ध पदार्थ यहाँ पे हो गया। तो ये इसके कुछ शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे अशुद्ध पदार्थों के बारे में। अशुद्ध पदार्थ, ठीक बच्चों मैंने जैसे बताया, उसका अपोजिट अशुद्ध पदार्थ क्या हुआ? जिन पदार्थों के अणु एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी जो पदार्थ एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, या हम इसको दूसरी परिभाषा से भी जान सकते हैं, जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते हैं ऐसे पदार्थों को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण हो गया जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण। जब आप चीनी और जल को आपस में मिलाते हैं तो जो हमारे सामने मिश्रण प्राप्त होता है हमें, उसको हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे, उसको मिश्रण करके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? चीनी के भी अणु हैं और जल के भी अणु उस मिश्रण के अंदर उपस्थित है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे
एक ये चार्ट के माध्यम से यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं जिसमें आप आसानी से ये बता पाएंगे कि कौन से पदार्थ इसमें शुद्ध हैं और कौन से पदार्थ इसमें अशुद्ध हैं या मिश्रण है या मिक्सचर है। जैसे जल है, जल यहाँ पे क्या हुआ, एक शुद्ध पदार्थ हुआ, प्योर सब्सटेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें से केवल किसके अणु हैं, जल के ही अणु हैं, इसमें और किसी चीज के अणु मिले हुए नहीं है, तो ये कैसा पदार्थ हो गया, शुद्ध। ऐसे यहाँ पे पिज्जा, ये कैसा पदार्थ हुआ बच्चों, ये अशुद्ध पदार्थ हुआ। क्यों? क्योंकि पिज्जा क्या होता है बच्चों, कई चीजों से मिलके बना हुआ होता है, उसमें मैदा भी होती है, उसमें चीज भी उसमें होती है, उसमें कई तरह की सब्जियां वेजिटेबल्स भी उसमें उपस्थित होती हैं। तो जब हम उन सबको मिलाते हैं तो तब हमें क्या प्राप्त होता है, पिज्जा बनता है। तो वह क्या हो गया, एक अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें कई चीजों के अणु से मिलके बना हुआ है, तो ये कैसा पदार्थ हो गया, अशुद्ध पदार्थ। ऐसे ही सैंड, मिट्टी है ना, हनी, शहद, ये सब कुछ उदाहरण जिसके माध्यम से आप बता पाएंगे आसानी से कि कौन सा पदार्थ इसमें शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। अब जैसे चीनी है, शुगर, कैसा पदार्थ हो गया, प्योर, शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें केवल किसके अणु हैं, चीनी के ही अणु हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और उदाहरण लेती हूँ, टाइड वॉशिंग पाउडर जो है हमारा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ब्लू और व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं टाइड के अंदर, हम सब जानते हैं वॉशिंग पाउडर में। तो वो क्या हो गए, कई प्रकार के, उसमें भी अणु कई अलग अलग हो गए, तो ये भी कैसा पदार्थ हो गया, अशुद्ध पदार्थ, या हम मिक्सचर इसको कह सकते हैं। अब हम बच्चों सबसे पहले हम मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थों के बारे में ही चर्चा करते हैं कि आखिर मिश्रण या मिक्सचर होता क्या है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक मिले होते तो एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक अनुपात उनका सही होना चाहिए, जिससे कि क्या, किसका निर्माण हो, एक मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे जल और नमक का घोल या वायु में गैसों का मिश्रण। अब जैसे यहाँ पे लिया है मैंने जल और नमक का घोल, तो जल और नमक का घोल क्या, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि जल कम ले ले उसमें नमक ज्यादा डाल तो वो किसी प्रकार कोई मिश्रण नहीं बनेगा। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रेशियो, एक सही अनुपात होना चाहिए किसी भी मिश्रण को बनाने के लिए। अब जैसे वायु में गैसों का है क्या, वायु में कई प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सही कई प्रकार की होती है। तो उसमें हम डिवाइड होता है ना कि भाई ऑक्सीजन का प्रतिशत इतना होगा, जैसे 21% ऑक्सीजन है, इतना नाइट्रोजन होगा। तो ये सब क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर रेशियो में ये गैसें उपस्थित होती है वायु में। तो ये सब किसका निर्माण कर रही है, एक मिश्रण का निर्माण कर रही है। यानी वायु में जो वो गैसें आपस में मिल रही हैं तो वे किसका निर्माण कर रही है, एक गैसों मिश्रण का निर्माण वायु में कर रही हैं। अब हम जानेंगे मिश्रण के प्रकार के बारे में। ठीक है, अभी हमने मिश्रण के बारे में जाना यानी मिक्सचर के बारे में हमने चर्चा की। अब हम जानेंगे कि मिश्रण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है बच्चों समांगी मिश्रण और दूसरा होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण। इस समांगी मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं और विषमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। अब है समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हों परंतु उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सके, ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जब हम कोई मिश्रण बनाते हैं कई पदार्थों को मिला के, तो हम उसमें से जो पदार्थ हमने मिलाए हैं हम उनको अलग अलग पृथक नहीं कर सकते, हम उनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि ये जो मिश्रण बना है इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का घोल और मिश्र धातुएं। मिश्र धातु में सबसे पहले मैं लूंगी नमक और पानी का मिश्रण। आपने नमक लिया, पानी लिया, ठीक है, आपने नमक को घोल दिया पानी के अंदर, फिर आपने एक और गिलास लिया उसमें केवल पानी लिया, तो यानी एक हमारे पास क्या मिश्रण है, किसका, जल और नमक का, और एक क्या है, सिर्फ प्योर पानी। तो क्या हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें किसमें नमक है और किसमें नहीं है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, जो नमक है वह जल के अंदर इतने अच्छे से घुल गया है कि वह उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर क्या हो गया, होमोजीनियस या समांगी मिश्रण कहलाता है। अब है बच्चों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये ठीक इसका अपोजिट होता है, किसका, समांगी मिश्रण का यानी होमोजीनियस मिक्सचर का।
ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु आप उनको अलग अलग पृथक कर सकते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया तेल और पानी का मिश्रण। आपने तेल लिया, पानी लिया, आपने पानी और तेल को आपस में मिला दिया, तो आप उसमें क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ इसमें तेल भी है और इसमें जल भी है। तो यानी आप आसानी से उसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे मिक्सचर के अंदर कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हम चर्चा करेंगे बच्चों शुद्ध पदार्थों के बारे में, है ना। शुद्ध रूप से पदार्थों को बच्चों 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसा मैंने आपको चार्ट में भी बताया था। एक होता है तत्व, दूसरा होता है बच्चों हमारा यौगिक। तो सबसे पहले हम इसमें तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि तत्व आखिर होते क्या हैं। तत्व को बच्चों हम एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तत्व देखिए कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है, एक बेसिक यूनिट है किसी भी पदार्थ की, ठीक है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य किसी सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सब क्या है बच्चों? तत्व के कुछ उदाहरण हैं। आज जो हमारे पास जानकारी है उसमें हमारे पास क्या है? तत्वों की संख्या 110 से अधिक है, यानी आज हमारे पास विज्ञान में 110 से अधिक तत्व उपस्थित हैं, जिसमें से बच्चों 92 पदार्थ जो हैं वो प्राकृतिक तौर पर हमें प्राप्त हुए हैं और जो बाकी के हैं वो क्या है? मानव निर्मित यानी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। तो यानी कितने पदार्थ हो गए हमारे पास? आज 110 से अधिक तत्व यानी एलिमेंट्स उपस्थित हैं। अब हम तत्वों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है बच्चों। धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स और उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। अब हम इसमें एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मेटल्स के बारे में। ये चमकीली होती है, चमकीली मतलब शाइन करती है। जो ये धातु होती है, मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? ये चमकते हैं, शाइन करते हैं। दूसरा, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तीसरा, ये तन्य होती है। तन्य क्या मतलब? आप इसको पीट पीट कर एक तार के फॉर्म में भी इसको आप कन्वर्ट, एक वायर के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसका एक तार के फॉर्म में भी इसको बना सकते हो। ये आघातवर्ध्य होती है। आघातवर्ध्य मतलब आप इसको ठोक पीट कर भी एक प्लेट के फॉर्म में भी इसको आप बना सकते हो, एक चपटा इसको हम कर सकते हैं, किसको? मेटल्स को। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। अब बच्चों इसमें उदाहरण है मेटल्स के कौन कौन से? सोना, चांदी, तांबा, सोडियम इत्यादि। ये कुछ किसके उदाहरण हो गए बच्चों? धातुओं के उदाहरण हो गए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम से बताया है, यहाँ पे गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब किसके उदाहरण है? मेटल्स के ये कुछ उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे बच्चों अधातुओं के गुणों के बारे में। अब अधातुओं के गुणों के बारे में हम जान लें। ये विभिन्न रंगों में होती हैं, ठीक है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, वो तो सुचालक होती है मेटल्स, ये कुचालक होते हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती है, यानी ना तो आप इनको तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और ना ही आप इसको चपटा बना सकते हो किसी चीज से ठोक कर। इसका उदाहरण है बच्चों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन। ये क्या है? ये कुछ नॉन मेटल्स के यानी अधातुओं के यहाँ पे उदाहरण हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझाया है, ये कुछ क्या है? हमारे नॉन मेटल्स यानी अधातुएं, ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे उपधातु के बारे में, यानी मेटेलॉइड्स। कुछ तत्व बच्चों ऐसे होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? हम उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन आदि, ये सब क्या है बच्चों? उपधातु के कुछ उदाहरण है, यानी मेटेलॉइड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम जानेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक, ठीक है, अभी हमने तत्वों के बारे में चर्चा की, एलिमेंट्स के बारे में। अब हम यौगिक यानी कंपाउंड्स भी बोलते हैं हम इनको। अब हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि यौगिक क्या होते हैं। एक यौगिक वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात के
में रासायनिक तौर पर क्रिया करने से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा यौगिक कहलाता है। यानी दोबारा समझाती हूँ मैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम आपस में मिला देते हैं तो उनमें जो रासायनिक क्रिया होती है उसके बाद जो हमारे पास तत्व निकल कर आता है वो क्या कहलाता है, हमारा यौगिक, क्योंकि उसमें क्या हो गए, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल गए हैं। अब यहाँ पे ऐसे मैंने उदाहरण लिया है जल का। जल में कौन कौन से तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो होते हैं। तो यानी जल किसके मिलने से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये बना हुआ होता है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या हो गया, सोडियम और क्लोरीन। तो ये किसके उदाहरण हो गए बच्चों, यहाँ पे यौगिक के ये उदाहरण हो गए, कंपाउंड्स के ये एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बच्चों हम जानेंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। ये बच्चों मेनली ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मेन डिफरेंस क्या है मिश्रण में और यौगिक में, क्या अंतर है। तो हमें इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं मिश्रण में और यौगिक में। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा द्रव के किसी अनुपात में मिला देने से बनता है उसको हम मिश्रण कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग अथवा मेल से बने होते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण में गलनांक निश्चित नहीं होता है परंतु यौगिक में गलनांक निश्चित होता है। मिश्रण में क्वंथनांक निश्चित नहीं होता है लेकिन यौगिक के केस में क्वंथनांक निश्चित होता है। मिश्रण प्रायः विषमांगी होता है और यौगिक क्या होता है बच्चों, समांगी होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं किसमें, मिश्रण और यौगिक में। तो ये आपको कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। अब बच्चों हम जानेंगे विलयन के बारे में। विलयन यानी सॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं कि आखिर विलयन होता क्या है। सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के कैसे मिश्रण को जब वो समांगी मिश्रण बनता है तो वह क्या कहलाता है, एक सॉल्यूशन यानी विलयन का हम उसको नाम देते हैं। अब विलयन को जो होता है बच्चों भी मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है जिनकी मेन भूमिका होती है किसकी, एक होती है बच्चों विलायक और दूसरा होता है बच्चों विलेय। यानी विलायक और विलेय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर या विलयन के अंदर। अब हम ये जानेंगे कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है बच्चों, हमारा विलायक कहलाता है। विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होगी वो होगा हमारा विलायक। और विलेय होता है बच्चों, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो होता है हमारा विलेय। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण लिया नींबू तथा जल के विलयन में, यानी नींबू और जल के सॉल्यूशन में क्या हुआ, जल तो हो गया हमारा विलायक और हमारा नींबू क्या हो गया हमारा विलेय। क्यों, क्योंकि जब हम नींबू और जल का मिश्रण बनाते हैं तो जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है और नींबू की मात्रा कम होती है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, हमारे पास यहाँ पे जल हो गया विलायक और नींबू हो गया हमारा विलेय। ऐसी चीनी और जल के विलयन में क्या हो गया, जल तो हो गया हमारा विलायक और चीनी हो गई हमारी विलेय। तो ये यहाँ पे विलायक और विलेय के बारे में बताया कि क्या होते हैं एक विलयन के अंदर। अब बच्चों हम विलयन के कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लें कि विलयन के क्या गुण होते हैं, बेसिक क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की, विलयन की। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है बच्चों, इसमें कण का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, इसीलिए आप इसको आंखों से नहीं देख सकते। 1 नैनोमीटर में बहुत छोटा होता है तो हम अपनी नग्न आंखों से उसको आसानी से नहीं देख सकते कि इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं। इसके कारण विलयन के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है। क्यों, क्योंकि कण छोटे होते हैं, आपस में बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनमें गैप नहीं होता, तो वे क्या होता है बच्चों, प्रकाश की किरण को आपस में उस अपने में से पास होने नहीं देते, गुजरने नहीं देते हैं। यह छानने की विधि द्वारा हम विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं कर सकते। मतलब आप किसी भी सॉल्यूशन, क्योंकि ये समांगी मिश्रण होता है, तो आप इसको छलनी के द्वारा भी, छानन विधि द्वारा भी आप उसको पृथक अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप आपस में इतने अच्छे से मिले हुए होते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों विलयनों के प्रकार के बारे में। ठीक है, ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और बच्चों हमारा ठोस विलयन। अब हम इसमें एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम गैसीय विलयन के बारे में जानेंगे, जिसमें जिस सॉल्यूशन के अंदर विलायक किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है,
वो तो क्या हो गया हमारा बच्चों, गैस विलयन। जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन कहते हैं। अब बच्चों इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 तरह का हो सकता है, गैस विलयन, द्रव गैस विलयन और बच्चों ठोस गैस विलयन। गैस विलयन में जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का विलयन, मिक्सचर हो इनका, ठीक है। द्रव गैस विलयन जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन, ये भी एक किसका उदाहरण हो गया, द्रव और गैस का विलयन। ठोस गैस विलयन जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो ये कुछ उदाहरण है किसमें, गैसीय विलयन के अंतर्गत जो 3 भागों में बांटा जाता है, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे द्रव विलयन के बारे में। ये भी ठीक है, उसमें ठीक वैसे ही इसमें सिर्फ क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो गया वह कैसा विलयन कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाता है। इसको भी बच्चों आगे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा, गैस द्रव विलयन, या जैसे जल में ऑक्सीजन का विलयन, जल में ऑक्सीजन होती है वो। ठोस द्रव विलयन जैसे चीनी तथा जल का विलयन। फिर द्रव विलयन जैसे सिरका तथा जल का विलयन। तो ये कुछ उदाहरण है, इसमें भी इसके किसके 3 प्रकार के जो विलयन इसके अंतर्गत आते हैं, ये उनके कुछ उदाहरण हैं। अब बच्चों हम जानेंगे ठोस विलयन के बारे में। ठोस विलयन के अंदर भी क्या होता है, जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है वे क्या कहलाता है, हमारा ठोस विलयन कहलाता है। ये भी आगे 3 भागों में बांटा जाता है। ठोस विलयन जैसे जिंक तथा लोहे का विलयन, ठीक है। गैस ठोस विलयन जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और द्रव ठोस विलयन जैसे पारा और सोडियम का विलयन। ये कुछ उदाहरण है इस ठोस विलयन के अंतर्गत जो आते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों विलयन की सांद्रता के बारे में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है। विलयन के किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी हमें इसमें ये जानते हैं कि जो विलेय जो किसी विलायक के अंदर घुला हुआ है उसमें कितनी उसकी किस मात्रा में वो उसमें उपस्थित है, उसको हम ज्ञात करने के लिए हम किसका क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब बच्चों विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। सूत्र है क्या, विलयन का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान। ये हम इसके इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसकी कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। कई बार बच्चों इसको परसेंटेज में इसका प्रतिशत पूछा जाता है कि क्या प्रतिशत होगा, तो सिंपल आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, विलयन की सांद्रता विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलयन का द्रव्यमान गुणा 100 से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, परसेंटेज आ जाएगी, प्रतिशत आ जाएगा कि वह कितने प्रतिशत इसकी मात्रा इसमें उपस्थित है। ठीक है। अब बच्चों सांद्रता के आधार पर भी विलयन को कई भागों में बांटा जाता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और बच्चों अति संतृप्त विलयन, यानी 5 प्रकार के विलयन होते हैं सांद्रता के आधार पर। सबसे पहले तनु विलयन। तनु विलयन में क्या होता है बच्चों, जिसमें विलायक की मात्रा तो अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है, तो ऐसा विलयन ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, तनु विलयन, यानी तनु विलयन कहलाता है। फिर है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन ठीक तनु विलयन का अपोजिट होता है, जिसमें विलायक की मात्रा तो कम होती है और विलेय की मात्रा अधिक होती है, वो कहलाता है सांद्र विलयन। फिर है बच्चों संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और अधिक उसके अंदर विलायक के अंदर विलेय को ना घोल सके तो वह कैसा विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जब एक टेम्परेचर आप बढ़ा दें थोड़ा तो उसमें क्या और अधिक विलायक के अंदर और अधिक विलेय को हम घोल सके तो वो क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर है बच्चों अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन में क्या हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, है ना, आप उसको गर्म करें, विलायक को आप गर्म करते जाएं तो क्या होगा, उसके अंदर विलायक के अंदर और अधिक विलेय घुलता जाए ना। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया विलायक का तो उसके अंदर और अधिक विलेय घुलता जाए और उसकी मात्रा घुलने की बढ़ती जाए तो वो क्या कहलाता है बच्चों, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। तो ये बेसिक 5 भागों में बांटा जाता है सांद्रता के आधार पर विलयन, 5 उसमें पार्ट्स में आता है।
अब बच्चों हम निलंबन के बारे में जानेंगे कि निलंबन आखिर क्या होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ तक होता है। यानी जो साइज होता है इसके कणों का क्या होता है, 10⁻³ से ये इतना 10⁻⁵ तक होता है। जैसे धूल और वायु का मिश्रण किसका उदाहरण है बच्चों, निलंबन का उदाहरण यहाँ पे शो करता है। अब हम इसमें निलंबन के कुछ गुणों के बारे में जान लेंगे कि क्या होते हैं निलंबन के गुण। यह एक विषमांगी मिश्रण है, सबसे बेसिक है। इसमें कणों को नग्न आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनका अणु भार सबसे अधिक होता है, इसके जो अणुओं का भार होता है वे काफी अधिक होता है। इनके कणों का कोई आवेश नहीं होता, यानी इनके कणों पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, किसी भी प्रकार का इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम यहाँ पे जान लेंगे कोलाइडल विलयन के बारे में जानते हैं। मैं इसको यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक यहाँ पे एक डेफिनेशन बताऊंगी कि कोलाइडल विलयन क्या होता है, बाकी का हम इसके बारे में जो डिटेल है हम इसी पार्ट के दूसरे भाग में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जान लेंगे कोलाइडल विलयन क्या होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है बच्चों, जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, निलंबन का अपोजिट होता है, तो आप इसको कणों को क्या आप आंखों से नहीं देख सकते। इसका उदाहरण जैसे यहाँ पे गोंद, रक्त आदि, ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। रक्त और गोंद यहाँ पे किसके उदाहरण यहाँ पे शो कर रहे हैं, कोलाइडल विलयन का शो कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे मैंने बताया इसके कणों बहुत छोटे होते हैं, आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको मैं आपको इसी पार्ट के दूसरे भाग में समझाऊंगी डिटेल में। अब बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ गृह कार्य तैयार किया है। सबसे पहले हम रिवीजन कर लें कि आज हमने इस वीडियो में, इस पार्ट के प्रथम भाग में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की। हमने बच्चों इसमें यह जाना कि पदार्थ दो प्रकार के माने गए हैं वैज्ञानिकों के हिसाब से, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। हमने फिर ये जाना कि कैसे पदार्थों को शुद्ध कहते हैं, कैसों को हम अशुद्ध पदार्थों को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। आपने इसमें विलयन के बारे में चर्चा की बच्चों। हमने इसमें विलयन को सांद्रता के आधार पर भी बांटा कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा की। हमने तत्वों के बारे में चर्चा की, एलिमेंट्स के बारे में, हमने कंपाउंड्स यानी यौगिक के बारे में इसमें चर्चा की, हमने मिश्रण के बारे में जाना, हमने समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बारे में इसमें चर्चा की। तो यही आज जो पार्ट हमारा, जो मैंने इसमें समझाया, उसी को लेकर आज मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। आशा करती हूँ आप इनको करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप आंसर देने में इसका समर्थ होंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ये आप जानते हैं। दूसरा है समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है बच्चों, ये भी बहुत बेसिक डिफरेंसेस है, इसको भी आप करने में समर्थ होंगे। तीसरा है विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, इसको भी आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। और बच्चों चौथा क्वेश्चन है, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। ये बच्चों एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, आपके घर में ही आपको आसपास अपने चारों तरफ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण और शुद्ध पदार्थ आपको मिल जाएंगे, तो आप उसमें आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कैसे पदार्थ शुद्ध हैं और कैसे पदार्थ अशुद्ध हैं। तो ये आपको अपने घर में भी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण आसानी से मिल जाएंगे। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप करने में समर्थ होंगे। तो बच्चों इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको जो भी कुछ आज इस पार्ट के प्रथम भाग में मैंने पढ़ाया वह आपको समझ आया होगा। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।